नमस्कार, राम राम सभी को। आपके अपने चैनल स्मृति कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों हम करने वाले हैं जेनेटिक्स, आनुवंशिकी जो है उसकी क्लास करेंगे। क्या है कि आज क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा लेंदी है। तो हम इसको एक बार समझ लें तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे लाएंगे। और दोस्तों कैसे हैं आप सब, ये भी बता दो। तैयारी कैसी चल रही है? सिर्फ एक महीना बच गया है, तो कई बच्चों के साथ में ऐसी चीज़ें भी हो रही है, जैसे कि मेरे पास में फ़ोन भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं कि सर हमें डर लग रहा है। देखो, ये जो डर है ये सभी को लगता है। डर ऐसा लगता है कि कभी घबराहट होती है, कभी ऐसा लगता है कि यार मैंने जो पढ़ा है वो सब कुछ भूल गया हूँ। बट ऐसा नहीं है, आप कुछ भी नहीं भूले हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना है कि यार मैंने जो किया है इन 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, तो वो बहुत अच्छा किया है। आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर सारी चीज़ें फीड है। जैसे ही आप एग्जाम में बैठोगे आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन होता क्या है, एग्जाम से एक महीने पहले आदमी को बहुत जोर आने लग जाता है कि यार मैं इतने दिनों से पढ़ रहा हूँ, अब तो यार ये खत्म ही हो जाए एग्जाम। या फिर कई लोगों के उल्टा होता है कि यार मेरे को कम समय मिला, अब मेरे को अगर एक महीना और मिल जाता, 2 महीने और मिल जाते तो ऐसा होता वैसा होता। ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम है। हमें क्या करना है, जितना हो सके उतना शांत रहना है, जितना हो सके उतना अपने आप को शांत बनाए रखना है। और अपनी स्टडी दिमाग से कि यार मेरे को नहीं, ये सिलेबस हो गया है, इसका मेरे को रिवीजन करना है, इन इन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े, है ना। बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ बैठा वहाँ बैठा, ये जगह लगा यहाँ चला गया। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कभी आपका मन करेगा फ़ोन चला लेते हैं, स्क्रॉलिंग करेंगे। कभी मन करेगा यार हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या करेंगे। अरे भाई, इन सब चीज़ों में नहीं उलझना है आपको। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे साथ भी होती थी। तो मैं उन चीज़ों को कैसे मैनेज करता था, मैं ऐसे मैनेज करता था कि इन सब चीज़ों को एक बार के लिए जैसे ही दिमाग में चीज़ें आती है उनको हटा देता कि भाई ये काम नहीं है मेरा। जो पर्टिकुलर काम है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं फोकस करूँ स्टडी पे। फोकस मतलब शांत होकर फोकस करूं। यार ये चीज़ें मेरी हो चुकी है, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ में मेरे को दिक्कत है, इन टॉपिक में थोड़ी थोड़ी दिक्कत है, तो मैं इनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे लेता हूँ। और बाकी जितना हो सके शांत मस्त मौला बन जाओ। कुछ भी नहीं। तुम अगर एग्जाम के अंदर क्या होता है कि प्रेशर को और जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का एक मान सकते हैं कि संबंध होता है। अगर आपका प्रेशर ज़्यादा होगा ना तो आपकी परफॉर्मेंस कमज़ोर हो जाएगी, अगर आपका प्रेशर कम होगा तो आपकी परफॉर्मेंस सुधर जाएगी। ये जीवन के किसी भी एस्पेक्ट में आप लगा सकते हैं। आज थोड़ी सी मैंने आपकी से थोड़ी ज़्यादा बातें कर ली है, वो इसलिए कर ली है, मुझे लगता है कि बच्चों को शायद एक महीने पहले ऐसी दिक्कतें आती है ना। चलो हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आनुवंशिकता। देखो आनुवंशिकता क्या होती है क्या नहीं होती है, इनकी परिभाषाएं, इनमें क्या क्या सब चीजें हम पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। आनुवंशिकता है जो इनका जो जनक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है, उस किसको कहा गया है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। आपने 10th क्लास में ये आनुवंशिकता पढ़ी होगी। क्या होता है कि हमारे जो माता पिता है उनसे हम उत्पन्न हुए हैं। हमारे माता पिता के जो लक्षण हैं, जैसे उनकी आंखें कैसी है, उनका रंग है, कुछ लक्षण हमारे अंदर माता से आते हैं, कुछ लक्षण पिता से आते हैं, और कुछ लक्षण क्या होते हैं? नए होते हैं। तो ये लक्षणों का एक जो जनक पीढ़ी है, माता पिता है, उससे संतति में आना ही क्या है? आनुवंशिकी है ना। आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति तथा संतति के बीच विविधता का अध्ययन करते हैं, आनुवंशिकी कहलाती है। आनुवंशिकी होती कैसे है? वंशागति, सबसे पहला वर्ड आया वंशागति। वंशागति का मतलब क्या है? वंशागति का मतलब होता है हेरिडिटी। जो अभिलाक्षण है, जो लक्षण है, उन लक्षणों का जो जनक पीढ़ी है उससे दूसरी पीढ़ी में, अर्थात माता पिता से जो बच्चे हैं, संतान है, उसमें ट्रांसफर होना लक्षणों का, ठीक है, अभिलाक्षणों का। अभिलाक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, अर्थात माता पिता से संतति में जो संचरण होता है वो क्या कहलाता है? वंशागति, हेरिडिटी। ये शब्द जो वंशागति है ये किसने दिया था? ये दिया था बैटसन ने, ठीक है। अब विविधता,
दो शब्द पढ़े थे। अनुवांशिकी किसको कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति तथा विविधता का जो अध्ययन है वो किया जाता है, उसको अनुवांशिकी कहते हैं। तो वंशागति तो हो गई, लक्षणों का, अभिलक्षणों का क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। ठीक है, किससे? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, या माता पिता से संतान में। ठीक है, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है घर में, तो क्या कहते हैं कि यार ये तो माँ पे गया है, ये तो पिता पे गया है, इसकी नाक इसके पापा जैसी है, इसके कान इसकी मम्मी के जैसे हैं। तो कुछ लक्षण मम्मी से आते हैं, कुछ लक्षण पिताजी से आते हैं, और कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो हमारी पुरानी जो पीढ़ी होती है, जैसे दादाजी से आ सकते हैं, ठीक है, नाना जी से आ सकते हैं, इस तरीके से। और कुछ नए लक्षण भी उत्पन्न होते हैं। विविधता का मतलब यह है कि जैसे एक ही माता पिता के संतान है, अगर वो जुड़वा है तो उनमें सिमिलरिटीज होगी, लेकिन नॉर्मली जुड़वा नहीं होते तो उनमें विविधताएं भी होती है। आपके और आपके भाई में या आपके और आपकी बहन में अंतर होता है ना, वो अंतर, उसी को क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। तो इसका विविधता का तात्पर्य क्या है? माता पिता तथा संतति, या एक ही माता पिता की दो संततियों या एक ही आबादी के जो सदस्य हैं उनके अंदर जो भिन्नताएं हैं, विभिन्नताएं हैं, उसी को विविधता कहते हैं। और वंशागति और विविधता का जिस साइंस में, जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है उसको अनुवंशिकी कहा जाता है। यहां तक अनुवंशिकी सबको क्लियर है? ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं। देखो, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ये जो फोटो लगी है ये है ग्रेगर जॉन मेंडल। देखो, इन्होंने 1822 में इनका जन्म हुआ था। ये ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे, और ऑस्ट्रिया में ये क्या थे? एक पादरी थे। ठीक है, और इनका जो क्षेत्र है वो आनुवंशिक, सबसे पहले आनुवंशिक पर जो प्रयोग है वो इन्होंने ही किए थे। और 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के लगभग 16 साल बाद में, देखो 16 साल बाद में इनको कोई नहीं पहचाना गया, 16 साल बाद में इनके जो प्रयोग किए गए थे उन पर दोबारा 3 वैज्ञानिक थे। एक का नाम था शेरमार्क, एक का नाम था क्रिक्शन या ऐसा कुछ नाम था, तीसरे का नाम था ह्यूगो डी व्रिज। ठीक है, तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने इनके ऊपर वापस रिसर्च की, इनके जो प्रयोग है उनको समझाया। तो देखो, इन्होंने, ऐसा नहीं है कि जीते जी इनको कोई श्रेय नहीं दिया गया, लेकिन मरणोपरांत इन्हीं को श्रेय दिया गया। सबसे पहले इन्होंने ही प्रयोग किए थे आनुवंशिकी पर। तो इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। अगर कहीं भी पूछ ले फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, और जो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है, मॉडर्न जेनेटिक्स का अगर फादर ऑफ पूछे तो बैटसन। ठीक है, जेनेटिक्स के कौन हो गए? ग्रेगर जॉन मेंडल, और मॉडर्न का पूछे तो बैटसन हो गए। अब सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम जीन। जीन क्या होता है? जो डीएनए आपने पढ़ा है, क्या होता है? मानव के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं में केंद्रक होता है, और उस केंद्रक में होता है गुणसूत्र, और वो जो गुणसूत्र है उसमें होता है डीएनए। ठीक है, और कुछ मात्रा में जो डीएनए वो पाया जाता कहां है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो डीएनए क्या होते हैं? जीन, यहां हम पढ़ रहे हैं जीन। जीन होते हैं ना, डीएनए के खंड होते हैं। डीएनए की आपने संरचना पढ़ी होगी 10th क्लास में, या जो बायोलॉजी वाले लोग हैं वो ज्यादा अच्छे से जानते हैं। तो डीएनए की जो द्विकुंडलित यूं संरचना होती है, ये वाली, ये ऐसे जुड़ी होती, वो संरचना भी हम आगे अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। जो डीएनए होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसमें अगर सवाल पूछ ले कि शर्करा कौन सी होती है, तो शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोज। देखो, दो नाम सुने होंगे आपने, एक नाम सुना होगा डीएनए, एक नाम सुना होगा आरएनए। जो आरएनए होते हैं उसमें क्या होता है? राइबोज शर्करा। कौन सी? राइबोज। सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है इनसे, उसमें होता है राइबोज शर्करा। और जो डीएनए में होती है उसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। ठीक है, जो ये जीन है ये डीएनए के खंड होते हैं। क्या होते हैं? जैसे यहां एक प्रकार का जीन होगा, यहां एक अलग प्रकार का जीन होगा। इसके जो खंड है वो क्या होते हैं? जीन होते हैं। और जीन किस चीज के लिए उत्तरदायी होते हैं? ये जो जीवों में जो लक्षण है, जैसे आंखों का कलर, मनुष्य की आंखों का कलर नीला होगा या भूरा होगा या काला होगा, ये एक प्रकार का जीन डिसाइड करता है। ठीक है, हमारे जो बाल है, बालों का स्टाइल है वो कैसा होगा, वो एक प्रकार के जीन करते हैं। ऐसे हमारी हर चीज के लिए, हमारे हर लक्षण के लिए जीन होते हैं, और जो कि डीएनए के खंड होते हैं। ठीक है,
कोशिका के केंद्रक में प्रत्येक गुणसूत्र पर ये डीएनए पाया जाता है। डीएनए कहां पाया जाता है? कोशिका होती है, कोशिका में केंद्रक होता है, उस केंद्रक में जो गुणसूत्र होता है उन गुणसूत्रों पर ये क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। यहां तक डीएनए की बात क्लियर हो गई। जीन की बात क्लियर होगी। जीन डीएनए के खंड होते हैं। सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है जीन क्या होते हैं, तो जीन का ऑप्शन में दिया जाएगा जीन डीएनए के खंड होते हैं। और जो ये मेंडल है, मेंडल ने जब प्रयोग किए थे तो तब जीन जैसा कोई शब्द नहीं था। तो मेंडल ने ये कहा था कि जो भी जंतु है, पौधे हैं, जीव है, उनमें कुछ ऐसे कारक होते हैं जो कि उत्तरदायी होते हैं लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं कि भाई इसमें कौन से लक्षण आएंगे, है ना, उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो जीन को उन्होंने कहा था कारक। कारक बोले तो फैक्टर। कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर कुछ कुछ जो शब्द है, जो टर्मिनोलॉजी है, वो इंग्लिश में भी यूज कर लिया करें, तो हम उसको भी यूज कर रहे हैं। और जो ये जोहानसन है, इन्होंने इस कारक को क्या कहा था? जीन। तो जीन शब्द दिया किसने था? अगर पूछ ले कि जीन शब्द किसने दिया था, तो जीन शब्द दिया था जोहानसन ने। और जो मेंडल है, उन्होंने जीन को क्या कहा था? उन्होंने कहा था कारक या फैक्टर। ठीक है। और जो जोहानसन है, इन्होंने जीनोटाइप और फिनोटाइप नाम भी दिया। ये जो जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, जब हम अभी आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको ये भी बता दूंगा जीन के टाइप क्या होते हैं, और जो फिनोटाइप को लक्षण प्रारूप भी कहते हैं। ठीक है। आगे आता है आनुवांशिकता की इकाई क्या होती है। जो आनुवांशिकता की इकाई जीन है, क्योंकि जीन ही है जो वंशागति के लिए क्या है? उत्तरदायी है। वंशागति के लिए उत्तरदायी कौन है? जीन ही है। ठीक है। हमेशा क्या होते हैं? जोड़े में पाए जाते हैं। केवल हमेशा ध्यान रखना, जीन जब भी पाए जाते हैं तो जीन सिंगल नहीं होते, हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। लेकिन जब जनन होता है ना, जनन के दौरान जब अर्धसूत्री विभाजन, आपने सुना होगा ना, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, उनके द्वारा युग्मक बनते हैं। और युग्मक का मतलब होता है गैमेट। इंग्लिश में इसको गैमेट कहते हैं। युग्मकों का जब निर्माण होता है तब ये क्या होते हैं? पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। वरना हमेशा कैसे पाए जाते हैं? जोड़े में पाए जाते हैं, तब ही पृथक होते हैं। जैसे ये उन्होंने मटर का पौधा लिया था, उसमें आपने ये देखा होगा टी टी, ये लंबाई का है, उन्होंने साइन लिया था, ये टी टी छोटा, और ये अब देखो ये एग्जाम्पल, ये क्या है? हमेशा जोड़े में ना, ये क्या है? जीन है, जोड़े में है, जोड़े में है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। यहां मैंने पहले ही इसलिए लिख लिया ताकि टाइम हमारा बच जाए, लिखने का टाइम बच जाए। आप चाहते हो तो इन सब चीजों का ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप कहें तो मैं टेलीग्राम में भी ये प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखो। एलील, ये इंपॉर्टेंट है। एलील क्या होते हैं ये समझ लीजिए। ये बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया है, पिछली बार भी शायद इसका सवाल आया था स्टेनो में। ठीक है। किसी भी कारक अथवा जीन के दो या दो से अधिक विकल्पी रूप, ध्यान से पढ़ना, कारक और जीन तो एक ही बात है, उसके दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं विकल्पी रूप। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लो आंख का जीन है। ठीक है। आंख के कलर का जीन है कि इसकी आंख का कलर, जैसे मनुष्य की आंख का कलर नीला होगा या भूरा होगा या काला होगा। तो जो ये तीनों चीज हो गई, जीन एक ही है, उसमें भूरा होगा, काला होगा, ये क्या हो गए? एक दूसरे के युग्म विकल्पी हो गए। जैसे लंबाई का कोई अगर जीन होता है तो वो या तो लंबा होगा या छोटा होगा, ठीक है, या मंझोला होगा। तो ये तीन टाइप हो गए इसके, या तो लंबा होगा या बोना होगा या मंझोला होगा, ये तीन टाइप हो गए। तो ये जो तीन टाइप है ना आपस में, ये आपस में एक दूसरे के एलील है। लक्षण एक ही है लेकिन ये आपस में एक दूसरे के एलील है। फॉर एग्जांपल इन्होंने मटर का पौधा लिया था, उसको टी क्या है? ये लंबा है। ये जो टी है ये छोटा वाला, ये क्या है? बोना है। तो दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन ये दोनों क्या है? एक दूसरे के क्या है? एलील है। क्या है? एलील है, युग्म विकल्पी है। आ गई बात समझ में? एलील किसको कहते हैं? युग्म विकल्पी किसको कहते हैं? विकल्प मतलब एक दूसरे का विकल्प। ठीक है। ये दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक हो सकते हैं। अब समयुग्मनजी, समयुग्मनजी यानी होमोजाइगस, इंग्लिश में होमोजाइगस, किसी लक्षण का निर्धारण करने वाले दोनों जीन समान, किसी भी एक लक्षण का कि भाई ये लंबा होगा, छोटा होगा, है ना, इसका कलर क्या होगा, उस एक पर्टिकुलर लक्षण का निर्धारण करने वाले अगर दोनों जीन समान है, दोनों जीन अगर समान है तो वो हो गए समयुग्मनजी,
होमोजाइगस। देखिए दोनों जीन समान है, दोनों जीन समान है, तो ये क्या हो गए, होमोजाइगस। अगर यही क्या हो, एक किसी एक लक्षण का निर्धारण करने वाले दोनों जीन क्या हो, अलग अलग हो, ऐसा मानो, तो वो क्या हो गए, विषम युग्मन जीव। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये परिभाषाओं से भी सवाल आते हैं, ठीक है, असमान है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका लें तो एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल ले लो, ये एग्जाम्पल ले लो, या जैसे ये ले लो, ये सभी इसके एग्जाम्पल हो गए। अब प्रभावी जीन क्या होते हैं, देखो विषम युग्मनजी जो स्थिति है, हम क्या करते हैं, अभी मैं आपको आगे समझा दूंगा कि प्रभावी जीन कैसे होता है और अप्रभावी कैसे होता है। विषम युग्मनजी स्थिति में, विषम युग्मनजी का मतलब दोनों अलग अलग हो, इस स्थिति में इनमें से प्रभावी कौन सा होगा। इस स्थिति में जो F1 पीढ़ी में अपने लक्षण प्रदर्शित करते हैं ना, वो तो क्या होते हैं, प्रभावी। जैसे मेंडल ने जब प्रयोग किया था मटर के पौधे पे, तो लंबाई का जो उन्होंने प्रयोग किया था, तो उन्होंने क्या किया, जब दो शुद्ध लंबे और शुद्ध बोनों के अंदर संकरण करवाया था, तो प्राप्त जो पीढ़ी हुई थी उसमें जो चारों पौधे F1 पीढ़ी, जो पहली पीढ़ी के अंदर चारों पौधे क्या हुए थे, लंबे प्राप्त हुए थे। तो लंबाई, इसका मतलब क्या हो गई, लंबाई का जो जीन है वो क्या हो गया, प्रभावी जीन हो गया। कौन सा जीन प्रभावी हो गया, ये लो, ये वाला जीन इसमें प्रभावी हुआ था। तो ये प्रभावी जीन है जो कि प्रथम पीढ़ी में, ध्यान रखना, प्रभावी जीन प्रथम पीढ़ी में अपना क्या करते हैं, लक्षण प्रदर्शित करते हैं। और जो प्रथम पीढ़ी में लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं वो क्या हो गए, अप्रभावी जीन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अप्रभावी जीव जीन कौन से हो गए, विषम युग्मनजी स्थिति में, विषम मतलब हेट्रोजाइगस स्थिति में जो जीन अपने लक्षण F1 पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं कर पाते। ठीक है, सिंपल परिभाषा, सिंपल डेफिनेशन है। इस टॉपिक में डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेशन से ही सारी चीजें क्लियर होती जाएगी आगे। वे केवल समयुग्मनजी स्थिति में ही स्वयं को प्रदर्शित करते हैं। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल आते हैं इससे। कैसे आते हैं सवाल भाई, अप्रभावी जो जीन है वो विषम युग्मनजी जो स्थिति है उसमें अपने लक्षणों को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो अप्रभावी जीन है केवल और केवल, केवल और केवल जो समयुग्मनजी यानी दोनों जीन समान की स्थिति में ही अपने लक्षण को प्रदर्शित करेंगे। यहां ये जो पौधा बनेगा वो पर्टिकुलर क्या होगा, पर्टिकुलर क्या होगा, ये जो पौधा है वो पर्टिकुलर होगा, बोना होगा। तो ये कौन सी स्थिति है भाई, ये विषम युग्मनजी है क्या, नहीं, ये समयुग्मनजी स्थिति में। तो इस लाइन का मतलब है ये केवल समयुग्मनजी स्थिति में ही स्वयं को प्रदर्शित कर पाते हैं, विषम युग्मनजी स्थिति में F1 पीढ़ी में तो प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। अब जीनोम क्या होता है, इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, जीनोम क्या होता है, किसी भी जीव के जो अगुणित गुणसूत्रों की संख्या, अगुणित गुणसूत्रों के मतलब क्या होता है, मानव, जो मानव है उसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो भी बता देता हूं आपको। उसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 2n, क्या होते हैं, 2n बराबर 46। टोटल गुणसूत्र आपने पढ़े होंगे कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 2n बराबर क्या हो गए, 46 गुणसूत्र। अगर अर्ध गुणसूत्र लेंगे, मतलब उन गुणसूत्रों के अगुणित, ये गुणित नहीं है, अगुणित है, अगुणित लेंगे, अगुणित मतलब n, आधे गुणसूत्र कितने हो गए, 23। तो ये जो संख्या है इसको क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। किसी जीव के अगुणित यानी आधे गुणसूत्रों की जो संख्या है वो क्या कहलाती है, जीनोम कहलाती है। क्या कहलाती है, जीनोम। जैसे मनुष्य के जीनोम में कितने गुणसूत्र होंगे, पूछ ले सवाल कि मनुष्य के जीनोम में कितने गुणसूत्र होंगे, ऑप्शन में दे दे 46 दे दे, 44 दे दे, 23 दे दे, तो आप क्या करोगे, 23, क्या करोगे, 23। ठीक है, प्याज होता है उसमें कुल गुणसूत्र होते हैं 16, उसके आधे गुणसूत्र कितने हो गए, 8, तो इसका जीनोम क्या हो गया, 8। ऐसे ही केंद्रक प्रारूप और कैरियोटाइप, ये शब्द भी इंपॉर्टेंट शब्द है, ये सभी यहां परिभाषाओं का बहुत बड़ा रोल है। केंद्रक प्रारूप ऑब्लिक कैरियोटाइप क्या कहते हैं, किसी जीव के जो कुल गुणसूत्र होते हैं वो तो हो गए कैरियोटाइप, और उसके आधे गुणसूत्र हो गए जीनोम। तो कुल गुणसूत्र जैसे मनुष्य में 46, तो अगर पूछ ले कि मनुष्य का कैरियोटाइप क्या है तो आप क्या बताओगे, 46। मनुष्य के गुणसूत्रों का कैरियोटाइप क्या है, 46। ठीक है, प्याज का कितना हो गया, 16 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये हम पढ़ लेते हैं, मेंडल ने जो जो प्रयोग किए थे, ये तस्वीरें हैं, ये एनसीईआरटी से ली गई है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे, 7 जोड़ी लक्षण लिए थे।
ये मटर के पौधे में 7 लक्षण होते हैं, इनके ऊपर इन्होंने प्रयोग किए थे। क्या क्या लक्षण लिए थे? देखो पहला जो लक्षण है वो देख लीजिए आप, है ना। पहला क्या है, पहला दिखा देता हूं वही, ये लो। पहला लिया उन्होंने बीज का आकार। क्या लिया, क्या लिया भाई? बीज का आकार। बीज या तो क्या होगा, गोल या होगा झुर्रीदार। मटर के आपने दाने देखे होंगे तो मटर का दाना या तो होगा पूरा गोल या झुर्रीदार। तो ये इधर वाले जो हैं वो प्रभावी है और इधर वाले जो है अप्रभावी। 7 लिए थे। दूसरा उन्होंने जो लिया वो लिया था बीज का रंग। बीज का रंग जो प्रभावी है वो तो हो गया पीला और जो अप्रभावी है वो हो गया हरा। तो प्रभावी पीला और अप्रभावी हरा, तो बीज का रंग लिया। तीसरा जो उन्होंने पॉइंट लिया वो लिया था फूल का रंग। क्या लिया था? फूल का रंग। कैसा? बैंगनी और सफेद। चौथा लिया था फली का आकार। फली या तो हुई होगी कैसी, फूली हुई, या होगी सिकुड़ी हुई। फिर लिया था जो फली है उसका रंग। फली का रंग जो है पांचवा जो पॉइंट है, फली का रंग या तो हरा होगा या क्या होगा, पीला होगा। जो छठा नंबर का लिया था वो लिया था पुष्प की स्थिति। या तो पुष्प की स्थिति होगी अक्षीय या होगी अंत्य। अब ये अक्षीय और अंत्य क्या होते हैं, देखो इस फूल को ध्यान से देखना ना, ये देख रहे हो, ये इसका अक्ष है। इस अक्ष पर डायरेक्ट फूल लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? अक्ष के ऊपर डायरेक्ट फूल लगे हुए हैं, तो ये तो स्थिति होगी अक्षीय। लेकिन अंत्य का मतलब अंत में फूल लगे हुए हैं, कहीं भी बीच में अक्ष के ऊपर कहीं भी फूल है क्या? नहीं है ना। अंत्य स्थिति का मतलब हो गया अंत के अंदर फूल लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये अंत्य स्थिति, स्थिति के आधार पर ले लिया। एक ले लिया उनकी तने की ऊंचाई यानी कि लंबाई। एक हो गया लंबा पौधा, एक हो गया बोना पौधा। ये इन्होंने क्या किया था, इन 7 जोड़ी लक्षणों पे इन्होंने प्रयोग किए थे और फिर अपने निष्कर्षों को इन्होंने सन 1865 के अंदर प्रकाशित किया था। ठीक है, अब सोचो इन्होंने प्रकाशित कर दिया था 1865 में, और कितने सालों के बाद में इनकी पुनर्खोज की थी, है ना, ह्यूगो डी व्रीज ने और अन्य वैज्ञानिकों ने। अब देखिए इन्होंने क्या किया, ये हम ले लिए लंबा पौधा और बोना पौधा। ये लंबा है, ये बोना है। इनके अंदर क्रॉस कराया, संकरण करवाया। तो जो F1 पीढ़ी किसको बोलते हैं, ये देखो इसको बोलते हैं पी पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी? पी यानी पेरेंट। पी यानी क्या होता है? पेरेंट। एफ जो यहां पर यूज लेते हैं इसका मतलब होता है फीलियल। अगर कहीं पूछ ले एफ यानी क्या होता है, तो ये एफ है फीलियल। क्या है? फीलियल। F1 जो पीढ़ी है इसके अंदर जो दोनों ही पौधे हैं वो क्या हुए, लंबे प्राप्त हुए। क्या हुए? लंबे प्राप्त हुए हैं। और इनके अंदर जब स्वपरागण कराया जाता है, क्या कराया जाता है, इन्हीं पौधों में स्वपरागण कराया जाता है। स्वपरागण का मतलब होता है खुद का खुद में ही। ठीक है, जो पौधे होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, द्विलिंगी पुष्प भी पाए जाते हैं, जो खुद से ही खुद निषेचित हो जाते हैं और नए जो पौधे हैं उनकी प्राप्ति हो जाती है। तो इनमें क्या करवाया, स्वपरागण कराया। जब इनमें स्वपरागण कराया तो हमें प्राप्त हुई दूसरी पीढ़ी F2 पीढ़ी। F2 जो पीढ़ी है उसमें देखो 3 पौधे लंबे प्राप्त हुए और 1 पौधा बोना प्राप्त हुआ। इसका जो जीनोटाइप है, फिनोटाइप है, हम अभी आगे बता देंगे। इसको बोलते हैं एकल संकर संकरण, या इसको बोल देते हैं भाई अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अभी आगे इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, साइन के साथ में, जिसमें जीनोटाइप भी होगा, फिनोटाइप भी होगा। यहां तक आपको समझ में आ रहा है ना? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब देखो पी जो मैंने बताया था, पी पीढ़ी होती है पेरेंट पीढ़ी, जनक पीढ़ी, वे जीव जिनकी सहायता से F1 पीढ़ी, भाई जिनके बीच में क्रॉस करवा के हमें F1 पीढ़ी प्राप्त हो जाए, वो जो खुद है वो क्या है, पेरेंट पीढ़ी। क्या है? वे जीव जिनकी सहायता से F1 पीढ़ी प्राप्त की जाती है वो हो गए पेरेंट यानी जनक पीढ़ी। ठीक है, पेरेंट पूछ ले, जनक पूछ ले, पी पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी का मतलब होता है प्रथम संततीय पीढ़ी। कौन सी? प्रथम संतति, यानी जो पहली संतान उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं, F1 पीढ़ी। जनक पीढ़ी से प्राप्त होने वाली प्रथम पीढ़ी क्या है, F1 पीढ़ी। बात करते हैं F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी क्या होती है? F1 पीढ़ी के जीवों के मध्य स्वपरागण। देखो एक होता है परपरागण, एक होता है स्वपरागण। परपरागण क्या होता है, एक दूसरा पौधा लिया, एक दूसरा पौधा लिया, फिर उनके बीच में क्रॉस करवाया। और स्वपरागण क्या होता है, उसी पौधे का उसी पौधे से
होता है उसको कहते हैं स्वपरागण कराने से प्राप्त। ये क्या हो गई F2PD। अब संकरण क्या होता है, देखो यहां परिभाषा पढ़ लो। दो भिन्न लक्षणों वाले जीवों के मध्य जनन कराने की तकनीक और इससे उत्पन्न जो जीव है वो संकर कहलाते हैं, हाइब्रिड कहलाते हैं। दो अलग अलग लक्षणों वाले जो जीव लिए या पौधे लिए जंतु लिए उनके बीच में जो क्रॉस करवाते हैं उसी को क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। और इनसे जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं संकर। जैसे F1PD में कुछ प्राप्त हो उसको क्या बोलेंगे, संकर। अब आता है एकल संकर संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, जब एक लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण करवाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होता है इसका मतलब, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने सिर्फ लंबाई को लेकर, ऊंचाई को लेकर, जैसे 7 लक्षण थे इसमें, अभी मैंने बताया था कि भाई बीज का रंग है ना, फली का रंग, तने की जो ऊंचाई है, इन सभी में तो इनमें सिर्फ एक लक्षण ले लिया, या तो तने की ऊंचाई ले ली, या बीज का रंग ले लिया है ना, या फिर ले लिया फली का रंग ले लिया, या पुष्प की स्थिति ले ली, केवल एक ले लिया, एक ही लक्षण लिया है, पौधा ऊंचा या बोना। ठीक है, ये एक लक्षण लेकर इनके बीच में एक लंबा ले लिया, एक बोना ले लिया, लक्षण एक ही है। लक्षण क्या है, सिर्फ ऊंचाई। ठीक है, अगर एक के बीच में संकरण करवाया तो वो हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या हो गया, मोनो हाइब्रिड। अब हम बात कर लेते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या लिया है, ये एक ही जो है लक्षण लिया है, यानी ऊंचाई का लक्षण क्या है, देखो ये दोनों जो है समान है, शुद्ध लंबा, इसको क्या बोलेंगे हम, शुद्ध लंबा, टी और टी लिया है। और ये क्या है, अगर इस कैपिटल टी लिया है प्रभावी लक्षण के लिए और अप्रभावी लक्षण के लिए हमने क्या ले लिया है, स्मॉल टी। तो ये छोटा ले लिया, ये क्या हो गया, शुद्ध बोना। अब जब इन दोनों में हम क्रॉस करवाते हैं, तो मैंने अभी पहले भी कहा था कि जब क्रॉस करवाते हैं तो ये क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं, गेमिट बनते हैं। और जब गेमिट बनते हैं तब ये जीन जो होते हैं अलग अलग होते हैं ना, अलग अलग होते हैं, हो रहे हैं भाई, अलग अलग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये गेमिट जब बन रहे दोनों अलग अलग हो गए, यहां गेमिट बने दोनों अलग अलग हो गए, इनको क्या कहते हैं, इन्हीं को युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हीं को युग्मक कहते हैं या गेमिट कहते हैं। अब चलो इनका अपन क्रॉस करवा देते। देखो इसका क्रॉस करवाया इससे, खुद का आपस में कभी क्रॉस मत करवा देना भाई, आपस में क्रॉस करवा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आपस में क्रॉस नहीं होगा, है ना। क्रॉस किसके बीच में होगा, अलग अलग के बीच में। तो ये इससे क्रॉस करवाया तो देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल को पहले लिखते हैं, फिर इसका इस दूसरे वाले से करवाया तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे कराया तो भी यही प्राप्त हुआ, इसका इससे करवाया तो भी यही प्राप्त हुआ। ठीक है भाई, अब देखो ये जो इसके अंदर प्रभावी, जो F1PD के अंदर केवल प्रभावी लक्षण ही अपना लक्षण प्रदर्शित कर पाते हैं, प्रभावी जो जीन होते हैं। ये जीन इसमें प्रभावी कौन सा है, ये जो कैपिटल टी है, जो लंबाई है, यही प्रभावी है। तो देखो टी 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 टी, ये भले इनका जीनोटाइप कुछ भी हो, लेकिन ये F1PD है, इसके अंदर ये लंबा होगा, भले अशुद्ध लंबा हो। लंबा है, अशुद्ध लंबा इसलिए बोल दिया क्योंकि दोनों लंबाई के जीन नहीं है, दोनों सेम जीन नहीं है, इसलिए ये अशुद्ध लंबा है। लेकिन चारों ही पौधे क्या प्राप्त हुए, हमें लंबे प्राप्त हुए। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखने वाली बात है। जब मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया तो उसमें चारों पौधे, F1PD में चारों पौधे क्या प्राप्त हुए, कौन से प्राप्त हुए, लंबे प्राप्त हुए, अशुद्ध लंबे। ठीक है, अब जब हमने क्या बोला था, F2PD क्या होती है, जब ये जो संतान है ये प्राप्त हुई, इनका स्वपरागण क्या रहता, मतलब खुद का खुद से करवा देते हैं। ये खुद का टी से टी से करवा दिया। इनका जब करवाते हैं तो कोई ये एक हम बॉक्स में बनवा लेते हैं और फिर इनके बीच में क्रॉस करवा देते हैं। कैसे कराया, एक टी, जब ये गेमिट बनते हैं, गेमिट बनते तो अलग अलग होते हैं कि नहीं, युग्मक बनते तो अलग अलग होते हैं, ये टी ये टी ये टी ये टी, इसका इस टी से करवाया तो ये बॉक्स बना, दोनों क्या हो गए, कैपिटल हुए, टी टी। ठीक है, अब इसका इससे करवाया तो टी कैपिटल छोटा, इस टी का इससे करवाया, कैपिटल को पहले लिखते हैं तो ये टी टी, इस छोटे का छोटे से करवाया तो ये टी टी। अब देखना, ये लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, इसमें प्रभावी टी है ना इसलिए लंबा है, ये शुद्ध लंबा है और ये दोनों लंबे हैं, अशुद्ध लंबे। लेकिन ये क्या है, ये शुद्ध बोना है, तो इसके अंदर 3 तो हमें लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं और एक बोना पौधा प्राप्त हुआ है। ये हम बाहरी रूप से देख के बता देते हैं। तो जब बाहरी रूप से जिसको देख के हम बता देते हैं चीजें, वो तो होता है फिनोटाइप। बाहरी लक्षणों को देखकर हम जो डिसाइड करते हैं वो होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप को क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूपी। तो देखो 3 तो लंबे प्राप्त हुए,
तीन लंबे एक बोना, तो 3:1। अगर पूछ ले कि आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस या एकल संकर संकरण में जो F2PD है उसके फिनोटाइप क्या होंगे, सवाल डायरेक्ट पूछा था। तो फिनोटाइप जो पूछेंगे तब तो हो गए 3:1। फिनोटाइप का मतलब हो गया लक्षण प्रारूप। हमें कोई मतलब नहीं है अशुद्ध लंबा है या लंबा है, तीन पौधे लंबे एक बोना प्राप्त हो, हमें उसकी अंदरूनी संरचना का बिल्कुल नहीं पता कि कौन सी संरचना है। ठीक है, तो क्या हो गया, वो तो हो गया फिनोटाइप। फिनोटाइप और जीनोटाइप में कंफ्यूज नहीं होना है। फिनोटाइप होते हैं केवल बाहरी लक्षण, बाहर से दिखने वाले लक्षण। ठीक है भाई, ये लंबे हैं, हमें थोड़ी पता है इसके अंदर जीनोटाइप कौन सा है। भाई ये भी लंबा है और ये जो टीटी ये होता है ये भी लंबा होता है। हमारे लिए तो ये लंबा ही, हमें इनकी जीन संरचना थोड़ी पता है। तो जब जीन संरचना पता नहीं हो तो उसको तो बोलते हैं फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप। तो ये देखो 3:1 है। अब हम जाते हैं इसके जीनोटाइप में, जीनोटाइप का अनुपात निकालते हैं। तो देखो एक तो टीटी, ये कितने हुए हैं भाई, इसमें ये टीटी वाले जीनोटाइप है, दोनों के अंदर लंबे वाले जो प्रभावी जीन है दोनों समान है, समयुग्म। ये कितने प्राप्त हुए, ये एक ही तो प्राप्त हुआ है, इस तरीके का एक ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो एक, ये इस तरीके के दो प्राप्त हुए हैं, टी टी, ये भी अशुद्ध लंबा है, तो इसके दो प्राप्त हुए हैं। और ये जो छोटा वाला है इसके भी कितने प्राप्त हुए हैं, एक प्राप्त हुए हैं। तो 1:2:1 इसके क्या हो गए, जीनोटाइप। अगर पूछ ले कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस या एकल संकरण संकरण में या एक लक्षण को लेकर कोई संकरण कराया जाता है तो उसकी F2PD में जीनोटाइप क्या होंगे, तो जीन देखेंगे। जीन देखो ये 1, 2 और 3 प्रकार के जीन है, ये एक है, ये भी एक है और ये दो है, तो 1:2:1। ठीक है, ये इसका जीनोटाइप हो गया। हमें पूछ ले कि हमें पता नहीं है उसके जीन संरचना क्या है, हमें 3 लंबे पौधे प्राप्त हुए थे और एक छोटा पौधा प्राप्त होता। अभी मैंने आपको पहले दिखाया भी था, ये देखो, ये मैंने ये दिखाया था ना आपको कि देखो जो F2PD है इसमें 3 लंबे पौधे हुए हैं, एक हमें इसका फिनोटाइप यानी लक्षण तो हमें तो 3:1 कह देंगे, 3 लंबे और एक छोटा बोना। हमें इसका जीनोटाइप नहीं पता है, जीनोटाइप हमने आगे देख लिया है। तो ये जो जीनोटाइप और फिनोटाइप है इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बारी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, हो सकता है इसमें भी आपको मिल जाए। ठीक है, आने वाले एग्जाम में भी। अब आता है द्विसंकर संकरण यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं इसको, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब ये कैसे होता है भाई, उस टाइम पे हमने सिर्फ एक लक्षण लिया था ऊंचाई का, अब क्या करते हैं हम दो लक्षण ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, जब संकरण दो लक्षणों को ध्यान में लेकर किया जाता है, दो लक्षण ले लेते हैं। यानी कि देखो ये दो फोटो मैंने लिख दिए यहां पर, दोनों अलग अलग है। यहां पर क्या किया, दो लक्षण, एक तो लंबाई का ले लिया, ठीक है, और एक उसके कलर का ले लिया। ठीक है भाई, फूल के कलर का ले लिया, ये लंबाई टीटी और ये आर का मतलब हो गया रेड। तो ये देखो लाल लंबा, दो लक्षण ले लिए, एक तो कलर का ले लिया है ना, और एक इसका ले लिया लाल लंबा और एक सफेद बोना। ठीक है, एक छोटा वाला ये ले लिया, देखो स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। टी वाले हो गए लंबाई के और ये हो गए टी वाला लंबाई का, आर वाला कलर का हो गया। ठीक है, अब जब इनमें क्रॉस करवाते हैं तो गेमिट बनेंगे, युग्मक बनेंगे। जब युग्मक बनेंगे तो ये टी का जोड़ा है, ये आर का जोड़ा है, तो इसका एक टी आ जाएगा, इसका एक आर आ जाएगा, टी आर, इसका स्मॉल टी स्मॉल आर। और ये जब दोनों मिलते हैं तो बनता है टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये लंबा लाल, ये F1PD बनी। क्या बनी, F1PD में जो हमें संतति प्राप्त हुई है वो क्या हुई है, लंबी लाल। क्या, जो F1PD में कौन दिखाता है, जो प्रभावी लक्षण होते हैं। प्रभावी लक्षण कौन सा है भाई, टी कैपिटल टी प्रभावी लक्षण है तो लंबा होगा, ऑब्वियस बात है। यहां पर जो रेड कलर है, लाल कलर है, वो क्या है, प्रभावी है, तो लाल रंग में प्राप्त होगा। तो अब इनके बीच में स्वपरागण करा के हमें सेकेंड पीडी प्राप्त होगी, F2PD प्राप्त होगी। कैसे, ये नर और मादा के गेमिट ले लिए, कौन कौन से लेने हैं भाई, देखो गेमिट इसमें हमें स्वपरागण कराना है। ये क्या है, टी टी आर आर, स्वपरागण कराते हैं भाई। टी के साथ में आर, लक्षण ले लो, इस टी के साथ में स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। सेम इधर ले लेते हैं, सेम इधर ले लेते हैं भाई, इसी से ये चीज बनी है, यह ध्यान रखना। देखो एक तो आप ले लिए टी आर, ठीक है, एक तो आपने ले लिया टी आर, ये टी ले लिया, ये आर ले लिया। ठीक है, एक कौन सा लोगे भाई, ये कैपिटल टी है, इसके साथ में स्मॉल आर भी तो हो सकता है।
स्मॉल टी ले लिया और इसके साथ में कैपिटल आर भी तो हो सकता है, और स्मॉल टी और स्मॉल आर, इस तरीके से ये चार ले लिए, इधर भी ये चार, इधर भी ये सेम चार, इनमें क्या कराना है, स्वयं कराना है। इनकी गेमिट ले ली, गेमिट लेने के बाद में जब ये अलग होते हैं गेमिट के रूप में, तब भी तो इन क्रॉस करते हैं भाई, जनन के समय ही तो ये जो जीन होते हैं गेमिट में चेंज होते हैं, युग्मक में चेंज होते हैं। अब देखो यहां हमने ऐसे क्रॉस कराया, इस टी आर का पहले चारों से कराया तो ये कंडीशन आई, कैसे, टी टी आर आर, देखो दोनों में कैपिटल है, दोनों कैपिटल है, तो ये आ गई स्थिति। यहां ये टी तो दोनों कैपिटल होंगे, आर इसमें एक में कैपिटल है, इसमें छोटा है, लेकिन कंडीशन देखो इस तरीके से ये सारे हमें 16 इस तरीके से प्राप्त होंगे, कितने होंगे, 16 प्राप्त होंगे। अब ये देखो लंबा लाल लंबा लाल लंबा लाल, ये कितने हम सब गिन लेंगे, क्या कर लेंगे, गिन लेंगे। तो गिन के हम क्या निकाल देंगे, इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो हमने जब इनमें गिना तो देखो लंबे और लाल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 9 ही है। लंबे और लाल कितने हो गए, 9, लंबे और लाल कितने हो गए, 9। ठीक है, अब हम गिन लेते हैं कौन सा, लंबा और सफेद। लंबा और सफेद कितने हो गए भाई पौधे, लंबा 1 और सफेद 2 और लंबा सफेद 3। लंबा सफेद कितने हैं, 3, कितने हो गए भाई, लंबा लाल कितने हो गए, 9, लंबा और सफेद कितने हो गए, 3। अब पढ़ लेते हैं हम कि एक सेकेंड, लंबा लाल लंबा लाल, हाँ बोना और लाल, बोना और लाल भी कितने हैं, 1 2 और 3, 1 2 और 3, बोना और लाल भी कितने हैं, 3, तो 3। अब बोना और सफेद ये सिर्फ एक है, तो 9:3:3:1, ये बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया, डायरेक्ट याद कर लो। जब डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया जाता है तो उसका जो फिनोटाइप होता है यानी लक्षण प्रारूप है, जो हम बाहर से देखकर लक्षण बता देते हैं कि भाई इतने लंबे हुए, इतने लंबे लाल हुए, इतने लंबे सफेद हुए, इतने बोने सफेद हुए, इतने बोने लाल हुए, तो उसका अनुपात क्या है, लंबा लाल 9, ये 3 3 3 1, ये अनुपात याद रखना है कि हमें पूछ ले द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप क्या है, तो ये बताना है भाई। अब इनका जीनोटाइप, भाई ये इस तरीके का दिखता है, ये इस तरीके का, ये ऐसा आएगा, ये पूछा नहीं जाता है, नॉर्मली नहीं पूछा जाएगा। 1:2:2:2:1, ये है। अनुपात कैसे निकाले, आपने देख लिया भाई कितने लंबे हुए कितने लाल हुए। ऐसे ही एक दूसरा लक्षण भी ले सकते हैं, दो एक साथ, या तो गोल या पीला ले लो, तो उसके लक्षण ये मिलते हैं, लेकिन अनुपात हमेशा सेम होगा। अनुपात हमेशा क्या होगा, सेम होगा। आपने दो लक्षण लिए, चाहे गोल पीला ले लो, चाहे लाल लंबा या सफेद बोना ले लो, हमें अनुपात क्या होगा, समान प्राप्त होगा। कंडीशन दो लेनी है, ये देखो यहां पे भी 9:3:3:1, ठीक है। ये हो गया आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। कहीं कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके लिख दीजिए, हम दोबारा समझा देंगे कोई भी चीज, है ना, अगली क्लास में। अब आते हैं एक चीज, प्रतीप संकरण। प्रतीप संकरण क्या होता है, देखो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने पढ़ा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसके अंदर एकल संकरण में हम सिर्फ एक लक्षण लेते हैं, या तो लंबाई ले ली या तो हमने उसका कलर ले लिया, कुछ भी एक ही लक्षण लेंगे। फिर हमने पढ़ा डाई हाइब्रिड क्रॉस, उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने दो लक्षण ले लिए, लंबाई भी साथ में ले ली और फूल का कलर भी साथ में ले लिया। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि उसमें उसकी जो आकृति है वो भी ले ली, कि मटर की जो आकृति है वो गोल ले ली, है ना, और झुर्रीदार, एक तो गोल ले ली और उसका कलर भी ले लिया कि ये मटर का जो दाना है उसका कलर कैसा है, पीला, तो गोल पीला, है ना, गोल हरा। ये भी हमने दो ही लक्षण लिए थे, तो दो लक्षण लेके जो भी कराएंगे वो हो गए डाई हाइब्रिड क्रॉस। उसका जो फिनोटाइप हमने देखा था 9:3:3:1। F1 जो पीढ़ी थी उसका कितना था, 3:1। क्यों, क्योंकि उसकी जो पीढ़ी है उसके F2 पीढ़ी है, उसकी F2 पीढ़ी में 3 लंबे प्राप्त हुए थे और एक बोना प्राप्त हुआ था। फिनोटाइप, मैं फिनोटाइप की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अब तीसरा संकरण पढ़ लेते हैं, कौन सा, प्रतीप संकरण। क्या होता है, यदि जो हमें F1 पीढ़ी के जो पादप मिले, F1 में जो भी पादप मिले, F1 पीढ़ी थी, हमने देखी थी F1, एक लक्षण जब लिया था तो F1 में हमें ये मिला था कि नहीं मिला था, ये F1 में ये मिला था आपको। F1 पीढ़ी के जो पादप है इनका इनके जनक के साथ में, किसके साथ में, जनक के साथ में से, किसके साथ में,
किसी भी जनक के साथ में अगर कराया जाता है ना क्रॉस, किसी भी जनक के साथ में कराया जाता है, तब तो उसको बोलते हैं प्रतीप संकरण। प्रतीप मतलब उल्टा, बैक क्रॉस। क्या हो गया? बैक क्रॉस। यानी जो संतान है उसका माता पिता से ही क्रॉस करवाया, तो उसको बैक क्रॉस कहते हैं। ये देखना, ये हमने ये लंबा बोना ये ली थी, ये जनक पीढ़ी थी, इससे हमें F1 पीढ़ी मिली थी। अब जो ये F1 पीढ़ी है, इसका P जो पेरेंट पीढ़ी से हमने क्रॉस करवाया, देखो ये लिया, ये F1 पीढ़ी है और ये पेरेंट पीढ़ी का ये है। इनके साथ में जब हम क्रॉस करवाया, ये देखो ये गैमेट बनी और ये यहाँ पर हमने क्रॉस करा के देख लिया, तो क्या क्या मिला हमें? ये इसकी F2 पीढ़ी है, ये टी 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 और ये देख लीजिए ये 3। तो इसमें भी क्या मिला हमें? इसमें मिले चारों ही क्या मिले? चारों ही क्या मिले? लंबे मिले। ये चारों पौधे ही क्या मिले? लंबे मिले। भाई देखो, संकरण करवाया क्यों जाता है? संकरण करवाया जाता है इसलिए करवाया जाता है कि कुछ फसलों की किस्म में सुधार ली जाए, है ना। संकरण इसीलिए कराया जाता है कि कुछ फसलों में वो कीड़े वगैरह ना लगे, है ना, उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाए, या सारे पौधे लंबे हो जाए। अब सारे पौधे लंबे करने के लिए देखो इन्होंने क्या किया है, इसकी जो F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त हुई थी, उसका शुद्ध लंबे वाले जो जनक है उससे करवा दिया, तो चारों ही पौधे देखो क्या प्राप्त हुए? लंबे हुए। इनका जीनोटाइप क्या है? यहाँ प्रभावी ये है, प्रभावी कौन सा है? कैपिटल T प्रभावी है। अगर किसी में भी जो प्रभावी है तो इसकी F जो पीढ़ी है, इसमें क्या प्राप्त होंगे? F2 पीढ़ी में ये सारे पौधे लंबे प्राप्त हुए, एक भी बोना प्राप्त नहीं हुआ, तो इसीलिए संकरण करवाया जाता है। अब प्रतीप संकरण पूछ ले तो आप बता दोगे प्रतीप संकरण? देखो डायरेक्ट सवाल कैसा आएगा कि F1 पीढ़ी में प्रतीप संकरण क्या होता है? ऑप्शन में दे देगा कि F1 पीढ़ी के जो पादप हो उनका उनके विषम युग्मनज जीन से करवा दें, है ना, जनक से करवा दें, या फिर उनका उसके सम युग्मनज जनक से करवा दें। लेकिन ऑप्शन सही कौन सा हुआ? F1 पीढ़ी के पादप का उसके किसी भी जनक से करवा दे, तो वो तो हो गया प्रतीप संकरण। अभी एक संकरण हो रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। परीक्षण संकरण, इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। इसमें क्या करते हैं? इसमें जो F1 पीढ़ी के जो पादप F1 का जो हमें संतति मिली, उसका जनक के साथ तो कराएंगे, लेकिन किसके साथ कराएंगे? जो अप्रभावी जनक है। कौन सा भाई? अप्रभावी जनक। अप्रभावी जनक कौन सा था? आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये जो टी टी ये तो हो गया प्रभावी गुण, ये वाला क्या है? अप्रभावी। तो ये वाला जो अप्रभावी है, तो अप्रभावी के साथ में करवा दी। भाई बोने पौधे के आपको F1 पीढ़ी में लक्षण प्राप्त नहीं होते, तो वो क्या लक्षण हो गया? वो अप्रभावी हो गया। तो ये अप्रभावी वाले के साथ में किसका गया? ये संतति, ये टी F1 पीढ़ी में प्राप्त हुई थी, इसका बोने वाले के साथ में करवा दिया। तो देखो यहां पे गैमेट बनी, गैमेट यानी युग्मक, और इसका देखो इससे करवाया और इसका इससे करवाया। देखो पौधे कौन से प्राप्त हुए भाई? इसमें हमें 50-50% प्राप्त हुए। देखो ये लंबे हैं दोनों और ये दोनों बौने हैं, तो हमें यहाँ 50% लंबे हुए, 50% क्या हुए हैं? बौने प्राप्त हुए हैं। तो ये हो गया परीक्षण क्रॉस। जब पूछ ले प्रतीप संकरण और परीक्षण संकरण, इनमें अंतर क्या हो गया? प्रतीप में तो क्या हुआ? F1 पीढ़ी का जो संतति थी उसका किसी भी जनक से करवा दिया क्रॉस, लेकिन जो परीक्षण है, टेस्ट है, उसके अंदर किसमें करवाया? जो जनक पीढ़ी है उसके सिर्फ उससे करवाया जो अप्रभावी जनक है। कौन सा? अप्रभावी जनक है, अप्रभावी जनक है। ये पूछ लेंगे, डायरेक्ट पूछेंगे यहां से सवाल। अब यहां तक आपके जो मेंडल है वो मैंने पढ़ा दिया। उसके बाद में मेंडल की जो आनुवंशिकता के 3 नियम है, वो 3 नियम स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना पीडीएफ तो प्रोवाइड करा ही देंगे। देखो पहला जो नियम है वो है प्रभावितता का नियम। प्रभावितता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना। ये नियम किस पर आधारित है? सवाल पूछ ले कि प्रभावितता का नियम किस पर आधारित है, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। किस पर है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एकल संकरण पर तो ये आधारित है। जब दो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण क्या कराया जाता है? जब क्या कराया जाता है भाई? एक बोना ले लिया, एक लंबा ले लिया, दो भिन्न लक्षणों वाले पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है, तो जो हमें F1 पीढ़ी है या विषम युग्मनजी स्थिति में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। देखो मैंने बताया था F1 पीढ़ी में चारों पौधे लंबे प्राप्त हुए थे, लेकिन उनकी जो ये जीन संरचना ये थी, ठीक है, ये क्या रहा था? अप्रभावी था। प्रभाव किसने दिखाया? ये इसने दिखाया। जो प्रभावी लक्षण है उसी ने अपना प्रभाव दिखाया, तो ये सारे पौधे क्या हुए? लंबे हुए। सारे पौधे क्या हुए? लंबे हुए। तो क्या आप कह रहे हैं कि जब दो भिन्न लक्षणों वाले पादपों के मध्य संकरण कराया जाता है, तो उनकी जो F1 पीढ़ी होती है
उसको विषम युग्मनज स्थिति क्यों गई? ये देखो दोनों युग्मनज जो है वो आपस में अलग अलग है ना। अगर ये तो हो गया तो सेम हो गया, ये क्या हो गया तो ये तो सम हो गया, सम युग्मनजी। और ये क्या हो गया, मतलब ये तो हो गया होमोजाइगस, ये हो गया हेट्रोजाइगस। तो ये विषम युग्मनजी स्थिति भी इसको बोलते हैं F1 पीढ़ी को। ठीक है, ध्यान रखना F1 जो पीढ़ी है उसमें जो पादप प्राप्त होते हैं उनको विषम युग्मनजी भी कहते हैं। तो विषम युग्मनजी स्थिति है उसमें केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, इसी को क्या कहते हैं, प्रभावितता का नियम कहते हैं। और अप्रभावी लक्षण जो है वो केवल समयुग्मनजी स्थिति में ही, यानी जो F2 पीढ़ी है उसमें भी प्राप्त होते हैं और समयुग्मनजी स्थिति में ही प्राप्त होते हैं। अगर ये चीज होगी तो ही ये लक्षण जो अप्रभावी है प्राप्त होंगे। समयुग्मन मतलब दोनों सेम होंगे तभी ये क्या करेंगे, अपना लक्षण प्रकट कर पाएंगे। अब इस नियम के दो अपवाद है, एक है अपूर्ण प्रभाविता, एक है सह प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब यह है कि देखो इसमें तो क्या हो गया, जो प्रभावी लक्षण है F1 पीढ़ी में प्रकट हो गया, यानी सारे पौधे लंबे हो गए। लेकिन अपूर्ण का मतलब यह हुआ कि जो प्रभाविता वाला है वो पूरा अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। जैसे कि 2 मटर के पौधों में हमने क्रॉस कराया तो वो ना तो लंबा हुआ ना ही बना हुआ, बीच का हो गया, तो उसने अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाया, तो क्या हुआ, अपूर्ण प्रभाविता। एक हो गई सह प्रभाविता। सह प्रभाविता का मतलब है कि दोनों की प्रभाविता हो जाए, मतलब जो अप्रभावी है उसका भी थोड़ा थोड़ा प्रभाव रहे और जो प्रभावी है उसका भी थोड़ा थोड़ा प्रभाव है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मटर की जो कलर मटर है उसका पीला और हरा दोनों मिक्स में बराबर कलर हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, सह प्रभाविता। तो ये इसके अपवाद है, इनको भी मैं आगे समझा दूंगा, है ना। पहले नियम कंप्लीट कर लेते हैं, 3 नियम जो है। दूसरा जो नियम है उसको बोलते हैं पृथक्करण का नियम, विसंयोजन या युग्मकों की शुद्धता का नियम, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पृथक्करण का नियम बोल दो, विसंयोजन बोल दो, या फिर युग्मकों की शुद्धता बोल दो, तीनों बात एक ही है। ये सेकंड नियम है। यह नियम भी एकल संकरण संकरण पर ही आधारित है, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर ही आधारित है। कैसे भाई, किसी जीन में लक्षणों का निर्धारण करने वाले जो दोनों जीन हैं वो युग्मक निर्माण के समय अलग अलग हो जाते हैं। मैंने अभी आपको ये कई बार ये चीज बता दी कि जब भी इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे, ये जीन है, जीन हमेशा जोड़े में होते हैं। जब इनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है यानी जनन करवाया जाता है, तो जनन के समय ये गैमिट बनाते हैं, इस तरीके से अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग होते हैं कि नहीं होते हैं, गैमिट बनाते हैं, युग्मक बनाते हैं। तो ये युग्मकों के निर्माण के समय ये अलग अलग हो जाते हैं तथा प्रत्येक युग्मक अपने लक्षणों के लिए शुद्ध होता है, इसीलिए इसको बोल देते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। अलग अलग हो जाते हैं इसलिए बोल देते हैं पृथक्करण या विसंयोजन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये नियम जो है मेंडल का, ये सार्वत्रिक नियम है। इस नियम का कोई भी अपवाद नहीं है। क्या नहीं है, इस नियम का कोई भी अपवाद नहीं है। यह नियम जीन संकल्पना यानी जीन जो कॉन्सेप्ट है उसको भी यह नियम क्या करता है, सिद्ध करता है। जीन कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कि जीन हमेशा जोड़े में रहते हैं और जब जीन निषेचन करते हैं या लैंगिक जो जनन करते हैं, जनन के समय इन जीनों के जो युग्मक है वो अलग अलग हो जाते हैं, गैमेट है वो अलग अलग हो जाते हैं, और ये युग्मक अपने आप में शुद्ध होते हैं। यानी कि ये जो है ये अपने आप में शुद्ध है, ये लंबाई ही दिखाएगा, ये अपने आप में शुद्ध है, ये बोना ही दिखाएगा। ठीक है, तो ये युग्मकों की शुद्धता का नियम हुआ। सेकंड नियम आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब बचा है थर्ड एंड लास्ट जो इसका नियम है। 3 नियम इसने दिए थे मेंडल जी ने, और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये जो नियम है ये किस पर है, देखो वो जो दोनों नियम थे पहले ऊपर के, एक तो पृथक्करण का नियम हो गया और एक प्रभाविता का नियम हो गया। ये जो दोनों नियम है ये तो किस पर आधारित है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर। लेकिन ये जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है ये किस पर आधारित है, ये है द्विसंकर संकरण यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। कैसे आधारित है, देखो इस नियम में होता क्या है, जब हम क्या करते हैं, जब 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लेते हैं, अलग अलग लक्षण लेते हैं 2 जोड़ी, यानी कि जैसे उसने लंबा भी ले लिया और कलर भी ले लिया, फूल का सफेद ले लिया, या उसने गोल हरा गोल पीला, जैसे बीज का जो डिजाइन है ये गोल बीज है और इसका कलर हरा, तो 2 लक्षण ले लिया ना, एक तो कलर का भी ले लिया, एक ये बीज की जो आकार है उसका भी ले लिया। तो ऐसे जब 2 लक्षण कराते हैं तो उसमें द्विसंकर संकरण होता है। तो इसमें क्या होता है कि
एक लक्षण की जो वंशागति है, यानी कि उसका कलर हरा होगा या पीला होगा, या उसका जो ये मटर का दाना है इसका आकार पूरा गोल होगा या झुर्रीदार होगा, ये जो आगे वंशागति है, संतति में आने वाला ये जो लक्षण है, वो इस लक्षण का इस लक्षण पे डिपेंड नहीं करता। कुल मिला के बात है यही है कि एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण के ऊपर प्रभाव नहीं डालती है, दुष्प्रभाव नहीं डालती है, ठीक है, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। यह ध्यान रखना, जब दो लक्षण लेते हैं तो उनकी जो वंशागति है, यानी कि अगली पीढ़ी में वो लक्षण आना है, उनका आपस में, यानी आपस में वो एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। यानी अगर हमने ये दो ले लिया भाई, ये गोल या आकार भी ले लिया और ये इसका कलर भी ले लिया, तो इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा कि भाई ये गोल या झुर्रीदार होगा। ये अपने आप स्वतंत्र रूप से, आजाद रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। अर्थात जो प्रत्येक लक्षण है वो स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में अपव्यूहित होना, मतलब ट्रांसफर होना, ठीक है भाई। इस नियम का अपवाद है वो है सहलग्नता, ठीक है, वो आगे बता देंगे। जैसे मनुष्य में कई आनुवंशिक विकार भी हो जाते हैं ना, ये हमने पढ़ा है, तो यहां पर मैं आपको ये पढ़ा देता हूं। ये है वही अपूर्ण प्रभाविता, जो कि प्रभाविता नियम का क्या है, अपवाद है। इसको पढ़ लेते हैं। देखो, अगर आपको मेरे हिसाब से दिख नहीं रहा होगा, एक प्लांट होता है, उस प्लांट का नाम है 4 o'clock प्लांट। क्या नाम है? 4 o'clock, 4 बजे। नाम देखो प्लांट का कैसा है, 4 o'clock। इसको वैसे बोलते हैं मिरेबिलिस जलापा, मिरेबिलिस जलापा भी बोलते हैं और 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। दो प्लांट है, एक होता है स्नैपड्रैगन, ये स्नैपड्रैगन प्लांट हो गया, और एक 4 o'clock प्लांट हो गया। इस पर प्रभाविता का नियम लागू नहीं होता। मतलब ये कि जब इसकी F1 पीढ़ी आएगी, पहली पीढ़ी आएगी, तो उसमें कोई जो प्रभावी लक्षण है वो अकेला प्रभावी लक्षण ही उसमें नहीं आएगा। यही मतलब इसका अपवाद ही का मतलब यही हो गया। इसमें जब एक समयुग्मनजी लाल फूल वाले पौधे, एक क्या लिया है इसने, लाल फूल वाले पौधे लिए हैं, ठीक है, और क्या लिया है, दूसरे समयुग्मनजी सफेद फूल वाले। और कौन सा लिया है? सफेद फूल वाले। ये जो लाल कलर है ये क्या है, इसमें वैसे प्रभावी कलर होना चाहिए, तो F1 पीढ़ी में जो सारे पौधे प्राप्त होने चाहिए वो लाल कलर के ही होने चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, ये प्रभावितता के नियम का पालन नहीं करता है, तो अपूर्ण प्रभावितता होती है, इसमें प्रभावितता कंप्लीट रूप से नहीं होती है। तो जब इनके बीच में हमने क्रॉस करवाया, तो सबसे पहले जब भी क्रॉस करवाते हैं तो आप देख लेना, क्रॉस करवाते हैं तो पहले गेमेट बनते हैं, अपने अपने युग्मकों में अलग अलग होते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम, दूसरा नियम हो गया ना, और ये अलग अलग हुए, इसका इससे है ना, इसका फिर इससे, इसका इससे और इसका इससे, ऐसे कराएंगे तो आर 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 सेम ही प्राप्त होंगे सब। इनका जो जीनोटाइप है वो तो सेम ही है, जीनोटाइप है वो तो सेम ही है भाई, लेकिन इनका जो फिनोटाइप है सारे लाल नहीं होंगे। लाल यहां पर प्रभावी कलर नहीं है। कौन से पौधों में? 4 o'clock और स्नैपड्रैगन में। देखो ये गैमेट बन गए। ये F1 पीढ़ी के अंदर जो प्राप्त हुए हैं वो देखो, सारे जो पौधे प्राप्त हुए हैं वो कौन से प्राप्त हुए हैं? गुलाबी। अगर लाल प्राप्त होते या सफेद प्राप्त होते, अगर एक ही कलर आता, इन दोनों में से कलर आता, तो इसका मतलब तो वो प्रभाविता के नियम का पालन करते, लेकिन ये प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो इसके अंदर जो सारे पौधे हैं वो कैसे प्राप्त हुए भाई? गुलाबी प्राप्त हुए, ना लाल हुआ ना सफेद हुआ, अलग ही कलर निकल गया। तो ये क्या है? अपूर्ण प्रभाविता है। अब जो F2 पीढ़ी है उसके अंदर एक तो पौधा जब इसका इसी से स्वपरागण कराएंगे, F2 पीढ़ी निकालेंगे, तब क्या होगा? एक लाल होगा, दो गुलाबी होंगे और एक सफेद होगा। तो इसमें भी कोई वो प्रभाविता वाला नहीं हुआ। तो प्रभाविता के नियम का ये जो दो पौधे हैं वो पालन नहीं करते हैं। या हमने ये एक जो अपवाद था वो पढ़ लिया। दूसरा अपवाद हमने बताया था प्रभाविता के नियम का, सह प्रभाविता। बहुविकल्प एलील भी बोल सकते हैं या सह प्रभाविता भी बोल सकते हैं। लंबा या छोटा, लाल सफेद, भूरिया के या नीलिया के, ये जीन युग्म विकल्पी के मात्र दो प्रकार है। देखो, या तो आंखें भूरी होगी या नीली होगी, ठीक है, या
जो कोई आदमी लंबा होगा या छोटा होगा, बोना होगा। तो ये तो क्या हो गए, दो दो जीन हो गए, सिर्फ दो ही जीन है, या तो लंबा होगा या छोटा होगा। लेकिन दो से अधिक जीन भी तो हो सकते हैं, एक लक्षण के दो से अधिक जीन भी तो हो सकते हैं, कि लंबा भी हो, छोटा भी हो, और ना लंबा हो ना छोटा हो, बीच का हो। तीसरा लक्षण भी तो हो सकता है। जब ये तीसरे लक्षण होते हैं तो इनको बोलते हैं मल्टीपल एलील, यानी बहुविकल्पी एलील। यानी दो से ज्यादा हो गए तो इनको क्या बोल दिए, मल्टीपल एलील। अपने मनुष्य के अंदर जब जो ब्लड ग्रुप है वो भी एक सह प्रभाविता का लक्षण है। कैसे है मैं बता देता हूं। मनुष्य में जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप कैसे आता है, वो भी क्या है, सह प्रभाविता का लक्षण है। ये मनुष्य के चार ब्लड ग्रुप होते हैं। एक तो होता है ए, एक बी होता है, एक ए बी होता है, और एक होता है ओ। ये होता है मनुष्य के जो जीन होते हैं, वो होते हैं, देखो ये आई ए। देखो ये कंडीशन कब हो सकती है कि या तो जो दोनों जीन है उस पर क्या हो, ए ए हो, या क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, आई ए हो और इस आई पर कुछ नहीं हो, यानी जीरो हो, कुछ नहीं हो यानी जीरो हो। बी कब आ सकता है, जब एक के ऊपर बी हो, बी दूसरे के ऊपर भी बी हो। जीन हमेशा जोड़े में होते हैं ना भाई, ठीक है। और क्या हो सकता है, और ओनली एक पर बी हो और एक के ऊपर कुछ नहीं हो, तब भी उस जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा, तब भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। यानी ये पिताजी है, ये माताजी मान लो, पिताजी में ए, माताजी का ए, तब भी क्या होगा, ए। ठीक है, पिताजी का ए है और माताजी का जीरो, जिसमें कोई कुछ भी नहीं है, ना ए है ना बी है ना, जीरो है, या आई मान लो, तब भी क्या होगा, ए होगा। बी कब होगा, ये दोनों के अंदर इसमें भी है, इसमें भी है ना, पिताजी में भी माताजी में भी, तब भी उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, संतति का बी होगा। या ए और बी कब होगा, जब मान लो ए ग्रुप वाले तो हो गए पिताजी और बी ग्रुप वाली होगी माताजी, तब भी क्या होगा, ए बी होगा। उस तब ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा, तब ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। अब अगर दोनों के ऊपर ही क्या हो, कुछ नहीं हो, आई भी जीरो हो, ये ओ नहीं है ये जीरो है, तब ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ओ आएगा। तब ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ओ आएगा। तो ये क्या है, सह प्रभाविता है। कोई भी एक लक्षण क्या है, प्रभावी नहीं है। देखो कोई भी एक लक्षण प्रभावी नहीं है ना भाई। बी है, बी किस किस कंडीशन में आ सकता है, यहां देखो, या तो कौन सी कंडीशन हो कि आई के ऊपर कुछ भी नहीं हो, मतलब एक जनक के ऊपर कोई भी जो जीन है वो नहीं हो, ठीक है, और एक जीन पर दूसरा जो ये प्रभावी जीन है, तो ये हो गए। तो देखो चार प्रकार के हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि एक से मतलब दो या दो से अधिक प्रकार के क्या है, दो से ज्यादा प्रभावी जीन है। ना तो ए प्रभावी है ना ही बी प्रभावी है, दोनों ही प्रभावी है, यानी साथ साथ में प्रभावी जीन है। देखा आपने कि ये ए और बी बना है, इसमें ये भी प्रभावी है ये भी प्रभावी है, तभी तो ए बी बना। अगर मान लो इसमें से एक ही प्रभावी होता, ए प्रभावी होता, तो माता भी ए और पिताजी बी होते, तो ए प्रभावी होता तो ब्लड ग्रुप ए ही होता, ए बी ब्लड ग्रुप आता ही नहीं। लेकिन यहां पर ये दोनों क्या है, दोनों ही प्रभावी है, तो साथ साथ में प्रभाविता है, इसलिए इसको सह प्रभाविता कहते हैं। ये प्रभाविता के नियम का क्या है, अपवाद है। ये दो नियम के अपवाद बता दिए मैंने। अब हम पढ़ लेते हैं, देखो गुणसूत्र। मैंने बताया था गुणसूत्र क्या होते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं, जो अपने मानव है या कोई भी जंतु है उसमें कोशिका होती है। कोशिका अपने शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका किसी भी अंग की सबसे छोटी इकाई होती है। जो कोशिका होती है उस कोशिका में एक केंद्रक होता है। क्या होता है, एक केंद्रक होता है। उस केंद्रक में पाया जाता है गुणसूत्र, और जो गुणसूत्र होते हैं उनमें पाया जाता है डीएनए। ठीक है, 1888 के अंदर जो ये वाल्डवेयर है, इन्होंने ही गुणसूत्र का आविष्कार किया, या गुणसूत्र को खोजा था। सबसे पहले गुणसूत्र के बारे में बताया था किसने, वाल्डवेयर ने 1888 में। केंद्रक कोशिका का, उसमें गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्र ही आनुवांशिकी के लिए जिम्मेदार होते हैं। किसके लिए, जेनेटिक्स के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं, गुणसूत्र। क्योंकि गुणसूत्रों में डीएनए होता है, डीएनए पर ही जीन होता है, जो जीन ही क्या है, आनुवांशिकी की मूलभूत इकाई है। तो जिम्मेदार गुणसूत्र होते हैं। देखो यहां पर ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोले तो
केंद्रक किसका? ये सेल है, ये पूरी सेल है, ये पूरी सेल है, सेल मतलब कोशिका। इस कोशिका के बीच में ये क्या है? केंद्रक है। केंद्रक है, केंद्रक का मतलब न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में ये जो धागे नुमा ये संरचनाएं दिख रही है, क्या दिख रही है? ये जो धागे नुमा संरचनाएं दिख रही है इस तरह की, इस तरह की ये धागे नुमा जो संरचनाएं दिख रही है, यही क्या है? गुणसूत्र है, क्रोमोसोम्स है। क्या है? गुणसूत्र है, क्रोमोसोम्स है। और ये जो क्रोमोसोम है ना, इसके अंदर ये जो संरचना दिख रही है ना, ये वाली, ये डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स बोल दो या द्विरज्जुक बोल दो, ये यूं गूंथी हुई रहती है, डबल हेलिक्स। ये क्या है? डीएनए है। क्या है? डीएनए है। देखो ये यहां पर टी और ए और ये सी और ये जी, इनका क्या मतलब होता है? ये होते हैं नाइट्रोजनी क्षारक। क्या होते हैं? नाइट्रोजनी क्षारक। कहीं भी आपको ये पूछ ले कि जो डीएनए है, डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, तो डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं और ये आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक बोले तो ए के साथ में आपको हमेशा टी मिलेगा और जी के साथ में आपको सी मिलेगा। ये देख लो, ये इसको, ये हेलिक्स को खोल के देखता हूं तो ये यहां पर होता है। देखो जी सी टी ए टी, ए के साथ में टी या टी के साथ में, सी के साथ में जी या जी के साथ में सी, लेकिन होंगे एक दूसरे के पूरक। ये ए टी जी सी ये क्या है? ये नाइट्रोजन क्षारक है। ए का मतलब होता है एडेनिन। क्या होता है? ए का मतलब होता है, मैं यहां लिख देता हूं, ए होता है एडेनिन। क्या है? नाइट्रोजनी क्षारक है क्या भाई? नाइट्रोजनी क्षारक। टी जो है इसका मतलब होता है थाइमीन। क्या होता है? थाइमीन। जी जो है उसका मतलब होता है ग्वानिन। क्या होता है? ग्वानिन। और सी होता है, उसका मतलब होता है साइटोसिन। क्या होता है? साइटोसिन। जो डीएनए है, डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षारक है, 4 नाइट्रोजन क्षारक पाई जाती है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। और यही अगर आरएनए पूछ ले, आरएनए क्या होता है? देखो आरएनए और डीएनए में अंतर भी बता देता हूं आपको। डीएनए में क्या होता है? द्विकुंडलित होता है, द्विकुंडलित बोल दो, द्विरज्जुक बोल दो या डबल हेलिक्स बोल दो। ये डबल होगी ना हेलिक्स, ये 2 हेलिक्स है, यूं गुथी हुई है, तो इसमें 2 संरचनाएं पाई जाती है डीएनए में। और जो आरएनए है उसमें सिर्फ एकल रज्जुक होता है, वो सिंगल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स नहीं होता है। और आरएनए और डीएनए में और अंतर क्या होता है? उसमें भी ये नाइट्रोजनी क्षारक के माध्यम से ही जुड़े होते हैं। और ये जो नाइट्रोजन जो क्षारक है, ये आपस में जिस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं वो बंध होता है हाइड्रोजन बंध। कौन सा? हाइड्रोजन बंध। सवाल पूछ ले कि जो डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं वो आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, तो हो गया हाइड्रोजन बंध। अब डीएनए और आरएनए में सिर्फ इतना सा अंतर होता है, उसमें भी एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है। लेकिन जो ये थाइमिन होता है ना, उस थाइमिन के स्थान पर आरएनए में क्या होता है? आरएनए में थाइमिन के स्थान पर होता है यू। क्या होता है? यू का मतलब होता है यूरेसिल। क्या होता है? जो नाइट्रोजन क्षारक है वो है यूरेसिल। क्या है भाई? वहां पर यूरेसिल है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर पूछ ले कि आरएनए में और डीएनए में अंतर क्या है, ये तो अपन बताएंगे कि उसमें आरएनए में जो थाइमीन नाइट्रोजन क्षारक की जगह यूरेसिल नाइट्रोजन क्षारक होती है, बाकी ये ग्वानिन भी होता है और साइटोसिन भी होता है। अंतर सिर्फ थाइमीन और यूरेसिल का है। यहां आपने पढ़ लिया होगा, अब इसको मिटा दूं भाई, साफ नहीं दिख रहा होगा। यहां हमने ये गुणसूत्र पढ़ लिया, एक दो संरचनाएं और गुणसूत्र की देख लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं, है ना। ये सेल, कोशिका, केंद्रक, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र। ये गुणसूत्र साइड में देख लो, ये एक जो है ना, ये अर्ध गुणसूत्र हो गया और ये दोनों मिलकर क्या हो गए? पूरे गुणसूत्र हो गए। ठीक है। ये इसकी जो इस चोटी, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टीलोमेयर। ये इसका सेंटर पॉइंट है गुणसूत्र का, गुणसूत्र बिंदु बोल दो या सेंट्रोमेयर बोल दो। ये टेलोमेयर, ये भी टेलोमेयर है, ये ऊपर वाली और नीचे वाली स्थिति को टेलोमेयर बोलते हैं। ये जो यहाँ पे ये बल खाया हुआ सा है ना, ये देखो, ये कुंडली नुमा, ये क्या होता है? ये हिस्टोन होता है। डीएनए होता है ना, डीएनए, डीएनए एक हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है। किस नाम का? हिस्टोन नाम का प्रोटीन। उसी के चारों ओर इस तरीके से लिपटा हुआ होता है। किसके चारों ओर? हिस्टोन नाम के प्रोटीन के।
ये डीएनए की डबल हेलिक्स है, ये किसके हिस्टोन नाम के प्रोटीन के यूं लिपटी हुई रहती है। और ये जो बीच में ये सीढ़ियां सी लगी है, ये क्या है, नाइट्रोजनी क्षारों का जोड़ा होता है। ये आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। कहीं भी सवाल पूछ ले, आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए एकदम, कि भाई हाँ, हिस्टोन पूछ ले तो क्या है, हिस्टोन के चारों ओर डीएनए लिपटा होता है। अगर ये पूछ ले कि गुणसूत्र किस किस के बने होते हैं, अगर पूछ ले कि गुणसूत्र किस किस से बने हुए होते हैं, तो गुणसूत्र बना होता है किससे, सबसे पहले गुणसूत्र में क्या होता है, डीएनए। ठीक है, डीएनए। गुणसूत्र में डीएनए के साथ साथ में आरएनए भी होता है, कुछ मात्रा में आरएनए भी, लगभग 5% के आसपास आरएनए होता है, 30-31% के पास में डीएनए होता है। ठीक है, और क्या होता है, हिस्टोन नाम का एक प्रोटीन होता है। क्या नाम का होता है, हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है। किस नाम का, हिस्टोन। हिस्टोन नाम का प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, मेन ये तीन ही है। बाकी चौथा है वो भी एक प्रोटीन ही होता है, जो कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी इसमें होता है। किसमें, गुणसूत्र में। तो गुणसूत्र किस किस से मिलकर बना होता है, डीएनए, हिस्टोन नाम के प्रोटीन से और आरएनए से मिलकर बनते हैं। और जो ये गुणसूत्र है, ठीक है, गुणसूत्रों में ये जो डीएनए होते हैं, ये डीएनए के खंड होते हैं। जीन, जीन क्या होते हैं, डीएनए के खंड। ये देखो आप, ये जो ये खंड दिखा रखा है ना यहाँ पर, ये क्या है, जीन है। क्या है, ये जीन। और ये एक संरचना और ये एक संरचना, इस संरचना को अकेली को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। क्या बोल देते हैं भाई, क्रोमेटिड्स इस संरचना को बोल देते हैं। ये बड़ी भुजा हो गई, छोटी भुजा हो गई, सेंट्रोमियर यानी कि जो सेंटर पॉइंट हो गया। यहां तक मैंने गुणसूत्र के बारे में आपको सारी संरचना बता दी है, डीएनए के बारे में बता दी है, आरएनए के बारे में बता दी है। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। देखो, डीएनए वही पदार्थ है जो आनुवंशिक, डीएनए ही है आनुवंशिक का कारण। अपने जो पिताजी और माताजी से जो लक्षण है उनका ट्रांसफर होना अगली पीढ़ी में, उसका मेन कारण डीएनए है, क्योंकि डीएनए के ऊपर ही जीन होते हैं। जीन एक्चुअल में डीएनए के खंड होते हैं, भाग होते हैं। ठीक है, अब ये कुछ मैं आपको बता देता हूं रोग। ये तो बता देते हैं कि नॉर्मल जो मनुष्य होता है उसमें क्रॉस कैसे होता है और उसमें पुत्र कैसे प्राप्त होते हैं। आपने हमेशा सुना होगा कि मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने, मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, मैंने अभी बताया था, कैरियोटाइप बताया था आपको। थोड़ी देर पहले अपन ने कैरियोटाइप के बारे में बात करी थी। कैरियोटाइप का मतलब, एक तो जीनोम के बारे में बात करी थी, एक कैरियोटाइप के बारे में बात करी थी। कैरियोटाइप का मतलब कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 गुणसूत्रों को इनसे लिखते हैं, कैरियोटाइप को 2n से। तो क्या हो गया, कैरियोटाइप 2n बराबर 46 गुणसूत्र। अगर इसका जीनोम पूछ ले तो 23। अगर ये पूछ ले n बराबर 23 यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र। जोड़ी अगर पूछ ले तब तो होगा 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। और पूछ ले कुल गुणसूत्र कितने, गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 46। जोड़ी गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 23 जोड़ी। 23 का डबल ही तो होता है 46। ठीक है, अब इसके अंदर भी अंतर होता है। देखो, एक होते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम, ये जो ऑटोसोम होते हैं ये कितने होते हैं, 44। और एक होते हैं लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र, मनुष्य में टोटल 46 होते हैं, दो। जो 44 होते हैं उनको दैहिक गुणसूत्र बोल दो। दैहिक मतलब अपनी जो पूरा बॉडी बनाने में, पूरी बॉडी बनाने के जो गुणसूत्र होते हैं वो पूरी बॉडी में होते हैं, वो होते हैं 44। ठीक है, दैहिक गुणसूत्र बोल दो या ऑटोसोम बोल दो। वो कितने होते हैं, 44 तो गुणसूत्र है। अगर पूछ ले ऑटोसोम के, मनुष्य में ऑटोसोम के कितने जोड़ी गुणसूत्र पाते हैं, अगर जोड़ी शब्द का ध्यान रखना, अगर जोड़ी गुणसूत्र पूछ लिए तो हमें 22 जोड़ी बताने हैं। अगर पूछ लिया कि मनुष्य में कितने ऑटोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 44। जोड़ी पूछ लिया तो 22। 22 का मतलब जोड़ी में 22 दोनों 44 होता है। ठीक है, तब तो 44। लिंग गुणसूत्र होते हैं वो दो होते हैं, आपने पढ़े होंगे। लिंग गुणसूत्र सिर्फ दो होते हैं, बाकी जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, दैहिक गुणसूत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक गुणसूत्र होता है एक्स और एक होता है वाई। लिंग गुणसूत्र सिर्फ दो ही होते हैं, एक होता है एक्स, एक होता है वाई। अब जो मादा है उसमें जो दोनों गुणसूत्र है वो एक्स एक्स ही होते हैं, और जो नर है उसमें एक एक्स होता है और एक वाई होता है। ये सिंपल है। अब आपको बता देते हैं, देखो ये नर है, गुणसूत्र कौन कौन से कितने हो गए, 44 प्लस एक्स वाई।
ये नर के अंदर गुणसूत्र होते हैं। मादा में क्या होंगे? 44 तो भाई ऑटोसोम हो गए ना, देही गुणसूत्र, और बाकी जो एक्स एक्स महिला है या मादा है उसमें क्या पाए जाएंगे? 44 प्लस एक्स एक्स। अब जब हम इसमें क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस में सिर्फ और सिर्फ लिंग गुणसूत्र भाग लेते हैं। लिंग गुणसूत्र कौन से हो गए? एक्स वाई। ठीक है। जब इनकी गेमिट बनती है, युग्मक हमेशा जब भी निषेचन होता है, जब जनन होता है, जनन के समय ये गुणसूत्र क्या होते हैं? टूटते हैं। अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है। क्या होंगे? अर्धसूत्री मतलब 22 प्लस एक्स, एक तो बनेगा 22 प्लस एक्स, एक बनेगा 22 प्लस वाई। इसमें क्या बनेंगे? दोनों ही 22 प्लस एक्स बनेंगे। 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, दोनों क्या बनेंगे? 22 प्लस एक्स। अब अगर इसका जो एक्स गुणसूत्र है, किसका? पुरुष का जो एक्स गुणसूत्र है वो महिला के एक्स गुणसूत्र से मिला, तब तो बन गया एक्स एक्स। तब तो क्या पैदा होगी? पुत्री। पुरुष का एक्स, उस पुरुष का वाई ले लिया, पुरुष का वाई, महिला के अंदर तो सिर्फ एक्स ही होता है, तो पुरुष का वाई अगर एक्स से मिल गया तो बन जाएगा एक्स वाई, और एक्स वाई क्या होता है? पुत्र। ये दो ही कंडीशन होती है, मेन तो ये दो ही कंडीशन होती है। अगर इनमें कोई विकार हो जाता है तब कोई ना कोई रोग हो जाता है, या थर्ड जेंडर वगैरह वो मिल जाते हैं। लेकिन जो साधारणतः क्या होती है, या तो जो पुरुष का गुणसूत्र एक्स है वो महिला के एक्स से मिलेगा तो क्या बनेगा? पुत्री। एक्स एक्स मतलब पुत्री, एक्स वाई मतलब पुत्र। तो पुत्र बनने का जो मेन रीजन है वो नर होता है, मादा कभी भी नहीं होती। मादा तो हमेशा, मादा के पास तो एक्स एक्स ही गुणसूत्र होता है, मादा के पास में वाई गुणसूत्र ही नहीं होता है, वाई गुणसूत्र से ही पुत्र बनता है। तो ये सिंपली क्या होता है, सामान्य जो मनुष्य है उनमें जो जनन क्रिया है उसके फलस्वरूप जो संतति प्राप्त होती है, ये उसकी गुणसूत्र की संरचना है। ठीक है, मैंने यहां तक आपको पढ़ा दिया। अब क्या होता है, इनमें कुछ विकार आ जाते हैं, विकार, आनुवंशिक विकार आ जाते हैं। मैं कुछ कुछ आनुवंशिक विकार यहां पर आपको समझा दूंगा, बाकी ज्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे। वैसे तो अगर आनुवंशिकी को मेरे को समझाना हो तो कम से कम 4-5 क्लास लग जाएगा समझाने में, लेकिन हमने कोशिश की है कि आपको उतना पढ़ाया जाए जो कि आपके एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक है क्रिस क्रॉस वंशागति, एक्स सहलग्न वंशागति। ये तीसरे नियम का सहलग्न वंशागति, तीसरे नियम का क्या था? अपवाद था ना ये, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखो, हमें पूर्ववर्ती ज्ञान है कि जीन गुणसूत्रों पर स्थित है, बिल्कुल हमें पता है कि जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, डीएनए के खंड होते हैं। जो एक्स गुणसूत्र होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स पर स्थित होते हैं, उन्हें लिंग सहलग्न जीन कहते हैं। इन जीन को क्या कहते हैं? एक्स गुणसूत्र जो होते हैं इनको क्या कहते हैं? लिंग, एक्स के ऊपर ही लिंग सहलग्नता होती है, एक्स गुणसूत्र पे। ठीक है, और इनमें क्रिस क्रॉस वंशागति पाई जाती है। ठीक है, क्रिस क्रॉस वंशागति पाई जाती है। जैसे कि मान लो कि कोई पिता है, वो हीमोफिलिक रोग से प्रभावित है। किससे? हीमोफिलिक रोग से। यहां पर साफ नहीं दिख रहा, मैं लिख देता हूं, हीमोफिलिक रोग है। तो जो ये एक्स गुणसूत्र है इस पर देखो एच लगा दिया, यानी हीमोफिलिक रोग से ये ग्रसित है। और जो माता है वो सामान्य है, क्या है? सामान्य, एक्स एक्स है। क्या है? एक्स एक्स है, सामान्य है माता। पिताजी जो है उनको हीमोफिलिक रोग है, माता क्या है? सामान्य। अब इनमें अगर हम क्रॉस कराते हैं, इनमें हम क्रॉस कराते हैं तो जो एक्स, इनमें अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो जो पिता है उसके एक्स गुणसूत्र पर क्या है? सहलग्नता है हीमोफिलिक की। एक्स, इसका एक्स और इसका एक्स लेकर क्या बनेंगे? पुत्री बनेंगे। तो ये जो पुत्री है, ये पुत्री है वाहक हो जाएगी। क्या बनेगी? वाहक। अब वाहक का मतलब क्या होता है? देखो यहां पर एक्स, एच और ये एक्स लिया तो ये पुत्री बन गई। ठीक है, ये तो आपको पता है, लेकिन ये सामान्य पुत्री नहीं है। इस पुत्री को खुद को रोग नहीं हुआ। खुद को रोग क्यों नहीं हुआ? जो ये एक्स क्रोमोसोम है ना, एक्स गुणसूत्र जो पिताजी के पास में जो सहलग्न वाला है वो अप्रभावी है। क्या है? अप्रभावी है, इसलिए उसने उसके लक्षण नहीं दर्शाए। माता के जो एक्स गुणसूत्र है ये प्रभावी लक्षण है, इसलिए प्रभावी के कारण इस जो पुत्री हुई है ये सिर्फ वाहक है, इसको खुद को रोग नहीं होगा। ये ध्यान रखना, यहां पर ध्यान रखना, ये जो एक्स गुणसूत्र है ये प्रभावी गुणसूत्र है, और ये जो एक्स एच गुणसूत्र है ये अप्रभावी गुणसूत्र है।
तो इसलिए यह रोग जो है ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, नर में होता है, मादा में ये रोग नहीं होता है। तो माता में ये रोग नहीं होगा, पुत्री है उसमें भी ये रोग नहीं होगा, लेकिन पुत्र को अगर ये रोग हो सकता है, पुत्र क्या है उसको ये रोग हो सकता है। पुत्र को रोग कैसे होगा भाई, पुत्र कैसे बनेगा, ये एक्स गुणसूत्र लिया पिताजी वाला, एक्स एच वाला कौन सा जो सहलग्न गुणसूत्र है वो लिया, ठीक है। ये सामान्य आदमी है, सॉरी सॉरी एक सेकेंड, सॉरी यहां थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं सही से समझा देता हूं, ठीक है। यहां जो पुत्री पैदा हुई वो वाहक पैदा हुई। अब इस वाहक पुत्री को हम एक सामान्य आदमी से क्रॉस करवा देते हैं। किससे क्रॉस करवा देते हैं, सामान्य आदमी से क्रॉस करवा देते हैं। तो जो संतति प्राप्त होगी ना वो 50% तो वो संतति प्राप्त होगी जिसको हीमोफीलिया रोग होगा, और 50% वो प्राप्त होगी जो कि सामान्य होगी। अब इसको मैं आगे समझा देता हूं एक बार के लिए, आपको क्लियरली आगे समझ लेते हैं हम। देखो जो वो पुत्री प्राप्त हुई थी वाहक स्त्री, ये एक्स एच और एक्स एस। वाहक स्त्री के अंदर मैंने क्या बताया था, ये जो पिताजी थे उसका एक्स एच लिया था, माताजी का एक्स लिया था, तो ये एक्स एक्स आ गया। अब ये स्त्री क्या है, वाहक है, सिर्फ वाहक है, इसको खुद को रोग नहीं है। अब ये सामान्य पुरुष के साथ में इसका क्या होता है, निषेचन होता है, सामान्य पुरुष के साथ में इसका जनन होता है। तब क्या होता है भाई, गेमिट बने। एक गेमिट तो बना एक्स एच वाला जिसमें सहलग्नता है हीमोफीलिया की, एक नॉर्मल, इसमें पुरुष है तो पुरुष में एक एक्स होगा एक वाई होगा। अब जब हमने यहां क्रॉस कराया तो एक इस एक्स एच का इस एक्स से कराया तो एक क्या प्राप्त हो गया, एक्स एच और एक्स, ये प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया। तो ये तो क्या बन गई फिर से वाहक स्त्री, ठीक है। इस एक्स एच का वाई से करवाया तो यहां पर जो ये वाई गुण, जो ये वाई है ना वाई, ये जो वाई जीन है ये इस एक्स एच से कम प्रभावी है। तो पहली पीढ़ी के अंदर क्या होता है, प्रभाविता के नियम के अनुसार ये जो लिंग सहलग्न वाला एक्स क्रोमोसोम है ये क्या है, प्रभावित है। तो ये पुरुष में ये क्या हो जाता है, ये रोग हो जाता है एक्स एच वाई। तो ये हीमोफिलिक रोग किस में हो जाता है, पुरुषों में होता है। ये ध्यान रखना, ये रोग पुरुषों में इसीलिए पाया जाता है क्योंकि पुरुषों का जो वाई गुणसूत्र है वो कम प्रभावी होता है किससे, एक्स एच जो सहलग्न जो गुणसूत्र है उससे। अब ये एक्स थे ये सामान्य, ये एक्स एक्स नॉर्मल एक्स, ये एक्स वाई सामान्य पुरुष। तो जो 50% देखो चार प्राप्त हुए 100 हुए, ये 25%, ये 25%, ये 25 और ये 25, तो 50% तो क्या हो गए सामान्य, 50% क्या हो गए सामान्य, सामान्य संतति। और 50% में भले ही इसको ये खुद को रोग नहीं है लेकिन वाहक तो है, इसकी जीन संरचना में तो हो गए, तो ये 50% हीमोफिलिक वाले प्राप्त होंगे। यही ये चीज कहना चाह रहा है, ठीक है। और कुछ सामान्य जो ये और रोगों में भी यहां बता रखा है, ये भी सेम ही चीज है। और रोग कौन से हो गए, जैसे किसी किसी को कलर ब्लाइंडनेस होती है ना, कुछ कुछ कलर में वो अंतर नहीं करा पाता है ना, अंतर नहीं कर पाता कि भाई ये हरा है या नीला है या लाल है, कुछ कुछ कलर में वो, उसको बोलते हैं वर्णांधता। क्या बोलते हैं, वर्णांधता, या फिर अपन बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। और जिसको कलर ब्लाइंडनेस होती है उसको फौज में नहीं लिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ रोग और हैं जो आपने रोगों में पढ़े होंगे कि डाउन सिंड्रोम पढ़ा होगा, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम पढ़ा होगा ना। ये भी क्या होता है, जो इनके गुणसूत्र हैं इनके अंदर विकार उत्पन्न होने के कारण ही ये रोग होते हैं। देखो जो डाउन सिंड्रोम है, क्या नाम है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम को एक दूसरा नाम होता है, दूसरा नाम होता है वो बोलते हैं मंगोलिज्म। क्या बोलते हैं, मंगोलता बोल दो या मंगोलिज्म, ये रोग होता है एक। ये कैसे होता है भाई रोग, ये रोग होता है गुणसूत्रों में विकार के कारण। गुणसूत्रों में विकार यानी कि जिस व्यक्ति को मंगोलिज्म रोग है ना उसमें 46 की जगह कितने गुणसूत्र पाए जाएंगे, 47 गुणसूत्र पाए जाएंगे। मैंने आपको जब हम रोग वाले जो क्वेश्चन कर रहे थे तब बताया था कि अगर 21वें गुणसूत्र में किसकी, 21वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, द्विगुणित हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाती है। यहां पर 21 की जगह 21वें जो गुणसूत्र होता है वहां पर गुणसूत्रों में क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। जब ये ट्राइसोमी हो जाती है मतलब एक गुणसूत्र बढ़ गया, और एक गुणसूत्र बढ़ने के कारण
कितने हो टोटल गुणसूत्र हो गए 47। और इस 47 21वें गुणसूत्र में अगर ट्राइसोमी होती है तो उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। अगर यही हो जाए 18वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी तो उसको बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? एडवर्ड सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? एडवर्ड सिंड्रोम। यहां तक समझ में आ गया होगा। एडवर्ड सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें भी गुणसूत्र कितने हो गए? 47। किसमें? टोटल एक गुणसूत्र बढ़ गया ना भाई, 47 हो गया। तो उस व्यक्ति में क्या रोग हो जाता है? उस व्यक्ति की देखो, एक तो जैसे मंदबुद्धि टाइप हो जाता है, ठीक है, इस तरीके का कुछ आदमी होता है जो जिसको मंगोलिज्म रोग होता है ना, वो कुछ इस तरीके का होता है। उसकी जीभ यूं बाहर लटकी रहती है ना, मोटा सा हो जाता है, फैल जाता है, उसकी जो मांसपेशियां होती है एकदम, ये देखो मोटा तुलतुला, जीभ हमेशा बाहर रहती है, मंदबुद्धि हो जाता है। तो ये सिंड्रोम हो जाता है। डाउन सिंड्रोम जब हो जाता है तब वो मंदबुद्धि हो जाते हैं, उनकी जीभ मोटी हो जाती है, ठीक है, और मुंह हमेशा लटका हुआ रहता है, झूठी मतलब खुशी दिखाते हैं, खुश नहीं रहते हैं हमेशा, है ना। ओके। और ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, देखो मैंने डाउन सिंड्रोम बता दिया आपको, 21वें गुणसूत्र पर ट्राइसोमी हो जाती है, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम। अगर यही चीज 18वें गुणसूत्र पर हो तो क्या हो गया? वो हो गया एडवर्ड सिंड्रोम। अब आते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब देखो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है कि किसी कोई नर होता है ना, नर यानी पुरुष, उसमें 47 गुणसूत्र हो जाए। कितने हो जाए? 47। वो जो 47 हो रहे हैं वो 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण हो रहे हैं। और इनके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है? देखो 44 गुणसूत्र तो वही होते हैं, लिंग गुणसूत्रों में ही तो चेंजेस आते हैं। अब यहां ये नॉर्मल मनुष्य में एक्स वाई होते हैं, लेकिन जिसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा ना, उसमें क्या बढ़ जाएगा? एक एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक गुणसूत्र क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो जो वो जो रोगी है जिसको एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो गया, वो एक तो उसकी हाइट बहुत ज्यादा होगी, देखो इस तरीके से हाइट बहुत ज्यादा होगी, वो लंबा हो जाएगा, है ना। और पुरुष में मादा की तरह विकसित दिखेगा बाहर से पुरुष, लेकिन देखो उसमें स्तनों का भी विकास हो जाएगा, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जब हो जाता है तो उसका देखो गुणसूत्र क्या हो जाता है? एक एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा होता है। तो ये होगा तो पुरुष, लेकिन दिखेगा मादा की तरह, मादा के लक्षण आ जाएंगे, ठीक है, जैसे इसके स्तनों में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, लेकिन ये एक तरीके से बांझ होगा, बंदे होगा। अब आता है तीसरा सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम भाई? टर्नर सिंड्रोम। देखो क्लाइनफेल्टर में क्या है? क्लाइनफेल्टर नाम कितना है? बड़ा नाम है, तो इसमें एक गुणसूत्र बढ़ गया, ऐसे याद कर लेना, याद करने के लिए बता रहा हूं ओनली। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो इसमें तो एक बढ़ गया, ठीक है। एक आता है टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? ये टर्नर सिंड्रोम होता है वो महिलाओं में होता है, और इसमें गुणसूत्र एक कम हो गया, 46 की जगह 45 ही होता है। टर्नर में क्या होता है? 46 की जगह 45 ही हो जाता है। कैसे? जैसे 44 प्लस एक्स, एक्स होना चाहिए सामान्य में, सामान्य महिला में एक्स एक्स होता है ना, इसमें क्या होगा? एक्स जीरो, जीरो मतलब एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाएगी। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसमें होता है? पुरुषों में होता है, उसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, इसलिए उसमें मादा के लक्षण आ जाते हैं, स्तनों का विकास हो जाता है, ठीक है, और खुद की जो हाइट है वो भी लंबे होते हैं। और जो महिला है उसमें होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम किसमें होता है? महिलाओं में। इसमें क्या होता है? एक गुणसूत्र कम हो जाता है। टर्नर छोटा सा नाम है तो इसमें एक कमी हुई है, क्लाइनफेल्टर बड़ा नाम है तो एक बढ़ा है। पुरुष हमेशा बड़ा होता है ऐसे मान लो, तो पुरुष क्लाइनफेल्टर में बड़े नाम में पुरुष होगा, और टर्नर छोटा सा नाम है तो ये महिला में होगा। ये ध्यान रखना। ये क्या हो जाएंगे? मंदबुद्धि हो जाएंगे, गर्दन पर जालनुमी संरचना हो जाएगी, और अपूर्ण विकसित स्तन। महिला जो होगी इसमें स्तनों का विकास होगा लेकिन अपूर्ण होगा, कम होगा, है ना, ठीक है। और क्या होगा? और इनकी जो गर्दन होगी, ये गर्दन ऐसे क्या होगी? जैसे बहुत सारे इसमें जालनुमा हो जाएंगे, सल से हो जाएंगे ये गर्दन, है ना। तो ये महिलाओं में होने वाला रोग है, कौन सा? टर्नर सिंड्रोम। मैंने यहां पर ये आपको 3 सिंड्रोम भी पढ़ा दिए हैं, ठीक है भाई। ये जो आज की क्लास है ये यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो गई है। कोई भी चीज़ अगर इसमें समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। इसकी जो अगली क्लास होगी वो हम लेंगे क्वेश्चंस की, और उन क्वेश्चंस में आपको फिर से रिवीजन भी करवा देंगे कि देखो हमने वहां पर ये चीज़ पढ़ी थी। आज की जो क्लास है वो कैसी लगी है ये आप ज़रूर बताना कमेंट में।
ठीक है। अब सारी क्लासेस लेना पॉसिबल नहीं है ना। और जो जो क्लासेस ले रहे हैं उनको अच्छे से देखिए आप, है ना, समझिए। और इतना कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वाली चीज़ नहीं है। यहाँ से आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे पेपर के अंदर, गुणसूत्र से और मेंडल के आनुवंशिकता के नियम से। मैंने मोटा मोटी जहाँ तक कोशिश है अच्छे से समझाने की कोशिश की है, फिर भी कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे बता देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।